अध्याय एव, किसने महारत हासिल की है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सच कह रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि बक दो शैतान है। अगली सुबह जब उसने पाया कि स्पिट्स गायब है और बक घावों से भरा हुआ है, तो फ्रांकोइस ने यही कहा। वो उसे आग के पास ले गया और उसकी रोशनी में उन्हें दिखाया। स्पिट्स ने जमकर लड़ाई की, पेरोट ने कहा, क्योंकि उसने खुले हुए चीरों और कटों का निरीक्षण किया था। और बक ने दो नरकों से लड़ाई की, फ्रांसवा का जवाब था। और अब हम अच्छा समय बिताएंगे। कोई और स्पिट्स नहीं, कोई और परेशानी नहीं, निश्चित रूप से। जब पेरोल्ट ने शिविर का सामान पैक किया और स्लेज पर सामान लादा, तो कुत्ता चालक कुत्तों को जोतने लगा। बक उस स्थान पर पहुंचा जहां स्पिट्स नेता के रूप में बैठा होता, लेकिन फ्रांकोइस ने उसे देखे बिना ही सोल लेक्स को वांछित स्थान पर पहुंचा दिया। उसके अनुसार सोल लेक्स सबसे अच्छा बचा हुआ कुत्ता था। बक ने गुस्से में सोल लेक्स पर हमला किया, उसे पीछे धकेला और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। फ्रांसवा ने खुशी से अपनी जांघें थपथपाते हुए कहा, उस बक को देखो, वह स्पिट्स को मार रहा है, वह नौकरी लेना चाहता है। चले जाओ, चूक, वह चिल्लाया, लेकिन बक ने हिलने से इनकार कर दिया। उसने बक की गर्दन पकड़ ली और हालांकि कुत्ता धमकी भरे अंदाज में गुर्राया, फिर भी उसे घसीटकर एक तरफ ले गया और सोल लेक्स को उसकी जगह पर बिठा दिया। बूढ़े कुत्ते को ये पसंद नहीं आया और उसने साफ साफ दिखा दिया कि वह बक से डरता है। फ्रांकोइस अड़ियल था, लेकिन जब उसने अपनी पीठ फेरी तो बक ने फिर से सोल लेक्स को हटा दिया, जो जाने के लिए बिल्कुल भी अनिच्छुक नहीं था। फ्रांसवा को गुस्सा आ गया। अब, गार की कसम, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वह चिल्लाया और अपने हाथ में एक भारी डंडा लेकर वापस आया। बक को लाल स्वेटर वाले आदमी की याद आ गई और वह धीरे धीरे पीछे हट गया। जब सोल लेक्स को एक बार फिर आगे लाया गया तो उसने हमला करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन वह क्लब की सीमा से थोड़ा आगे निकल गया, कड़वाहट और गुस्से से गुर्राता हुआ। और जब वह चक्कर लगा रहा था तो उसने क्लब पर नजर रखी ताकि अगर फ्रांकोइस ने फेंका तो वह चकमा दे सके, क्योंकि वह क्लब के इस्तेमाल में समझदार हो गया था। ड्राइवर अपने काम में लग गया और जब वह डेव के सामने बक को उसकी पुरानी जगह पर बिठाने के लिए तैयार हुआ तो उसने उसे आवाज दी। बक 2-3 कदम पीछे हट गया। फ्रांकोइस ने उसका पीछा किया, जिस पर वह फिर से पीछे हट गया। इसके कुछ समय बाद फ्रांकोइस ने ये सोचकर क्लब फेंक दिया कि बक को पिटाई का डर है, लेकिन बक खुलेआम विद्रोह कर रहा था। वह क्लबिंग से बचना नहीं चाहता था, बल्कि नेतृत्व करना चाहता था। यह उसका अधिकार था, उसने इसे अर्जित किया था और वह इससे कम पर संतुष्ट नहीं होगा। पेरोट ने एक हाथ पकड़ा। वे दोनों उसे 1 घंटे से ज्यादा समय तक इधर उधर दौड़ाते रहे। उन्होंने उस पर डंडे फेंके, वह चकमा देता रहा। उन्होंने उसे, उसके पूर्वजों और माताओं को, उसके बाद आने वाली सभी पीढ़ियों को, उसके शरीर के हर बाल और उसकी नसों में खून की हर बूंद को कोसा, और उसने शाप का जवाब गुर्राहट से दिया और उनकी पहुंच से दूर रहा। उसने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि शिविर के चारों ओर पीछे हट गया, ये स्पष्ट रूप से घोषणा करते हुए कि जब उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वह अंदर आएगा और अच्छा व्यवहार करेगा। फ्रांकोइस बैठ गया और अपना सिर खुजाने लगा। पेरोट ने अपनी घड़ी देखी और कसम खाई। समय उड़ रहा था और उन्हें 1 घंटे पहले ही ट्रेल पर होना चाहिए था। फ्रांकोइस ने फिर से अपना सिर खुजाया। उसने अपना सिर हिलाया और कुरियर को देखकर शर्मिंदगी से मुस्कुराया, जिसने अपने कंधे उचकाकर संकेत दिया कि वे हार गए हैं। फिर फ्रांकोइस सोल लेक्स के पास गया और बक को पुकारा। बक हंसा, जैसे कुत्ते हंसते हैं, फिर भी उसने अपनी दूरी बनाए रखी। फ्रांकोइस ने सोल लेक्स के निशान खोले और उसे वापस उसकी पुरानी जगह पर रख दिया। टीम स्लेज से एक अखंड पंक्ति में बंधी हुई थी, ट्रेल के लिए तैयार। बक के लिए आगे के हिस्से को छोड़कर कोई जगह नहीं थी। एक बार फिर फ्रांकोइस ने पुकारा और एक बार फिर बक हंसा और दूर चला गया। क्लब में नीचे उतरो, पेरोट ने आदेश दिया। फ्रांसवा ने आज्ञा का पालन किया, जिसके बाद बक विजयी भाव से हंसते हुए दौड़ता हुआ आया और टीम के सबसे आगे खड़ा हो गया। उसके पैरों के निशान बांध दिए गए। स्लेज
को तोड़ दिया गया और दोनों आदमी दौड़ते हुए नदी के रास्ते पर निकल पड़े। कुत्ते के चालक ने बक को उसके दो शैतानों के साथ बहुत कमाका था, लेकिन उसे पता चला कि उसने बक को कमाका था। बक ने नेतृत्व का काम संभाला और जहां विवेक की आवश्यकता थी और त्वरित सोच और त्वरित कार्य करने की, उसने खुद को स्पिट्स से भी श्रेष्ठ दिखाया, जिसके बराबर का कोई व्यक्ति फ्रांकोइस ने कभी नहीं देखा था। लेकिन बक ने कानून बनाने और अपने साथियों को उसका पालन करवाने में ही महारत हासिल की। डेव और सोल लेक्स को नेतृत्व में बदलाव से कोई परेशानी नहीं थी। यह उनका काम नहीं था। उनका काम था मेहनत करना, और पूरी मेहनत से, निशानों पर। जब तक उसमें कोई दखल नहीं दिया जाता, उन्हें परवाह नहीं थी कि क्या होता है। अच्छे स्वभाव वाले बिली ने नेतृत्व किया, जब तक कि वह व्यवस्था बनाए रखता। हालांकि टीम के बाकी सदस्य स्पिट्स के आखिरी दिनों में अनियंत्रित हो गए थे, और अब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब बक ने उन्हें मात देने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। पाइक, जो बक के पीछे पीछे चलता था और जिसने कभी भी अपने वजन का एक औंस भी ब्रेस्ट बैंड पर नहीं डाला, उसे आलस्य के लिए जल्दी और बार बार हिलाया गया, और पहला दिन खत्म होने से पहले ही वह अपने जीवन में पहले से कहीं ज्यादा खींच रहा था। शिविर में पहली रात जो खट्टा था, को कड़ी सजा दी गई, एक ऐसी चीज जो स्पिट्स कभी करने में सफल नहीं हुआ था। बक ने बस उसे ज्यादा वजन के कारण दबा दिया और उसे तब तक काटा जब तक कि वह झपटना बंद नहीं कर दिया और दया की भीख मांगने लगा। टीम का सामान्य स्वर तुरंत उठ खड़ा हुआ। इसने अपनी पुरानी एकजुटता फिर से हासिल कर ली और एक बार फिर कुत्ते एक कुत्ते की तरह दौड़ पड़े। रिंग रैपिड्स में दो देशी हस्की, टीक और कूना, जोड़े गए, और जिस तेजी से बक ने उन्हें अंदर घुसाया, उसने फ्रैंकोइस की सांस रोक दी। बक जैसा कुत्ता कभी नहीं, वह चिल्लाया। नहीं, कभी नहीं। वो $1000 का है, घर। एह, तुम क्या कहते हो, पेरोल्ट? और पेरोल्ट ने सिर हिलाया। वो उस समय रिकॉर्ड से आगे था और दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा था। पगडंडी बहुत अच्छी स्थिति में थी, अच्छी तरह से पैक की गई और कठोर थी, और वहां कोई नई गिरी हुई बर्फ नहीं थी जिससे जूझना पड़े। बहुत ठंड नहीं थी। तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे चला गया और पूरी यात्रा के दौरान वहीं रहा। पुरुष बारी बारी से सवारी करते और दौड़ते थे, और कुत्तों को छलांग पर रखा जाता था, लेकिन कभी कभार ही रुकते थे। 30 माइल नदी तुलनात्मक रूप से बर्फ से ढकी हुई थी, और उन्होंने एक दिन में ही वह पार कर लिया जो उन्हें आने में 10 दिन लगे थे। एक बार में उन्होंने लेकले बार्ज के तल से व्हाइट हॉर्स रैपिड्स तक 60 मील की दौड़ लगाई। मार्श, टैगिश और बैनेट 70 मील की झीलें को पार करते हुए वे इतनी तेजी से उड़े कि जिस आदमी की बारी थी, वो रस्सी के अंत में स्लेज के पीछे चला गया। और दूसरे सप्ताह की आखिरी रात को वे व्हाइट पास के ऊपर पहुंचे और स्कागवे और शिपिंग की रोशनी के साथ समुद्री ढलान पर उतरे। यह एक रिकॉर्ड रन था। 14 दिनों तक हर दिन उन्होंने औसतन 40 मील की दूरी तय की थी। 3 दिनों तक पेरोल्ट और फ्रांकोइस ने स्कागवे की मुख्य सड़क पर पेटियां फेंकी और उन्हें पीने के लिए निमंत्रणों की बाढ़ आ गई, जबकि टीम लगातार कुत्ते पकड़ने वालों और मुशरों की पूजा करने वाली भीड़ का केंद्र बनी रही। फिर 3 या 4 पश्चिमी बुरे लोगों ने शहर को साफ करने की इच्छा जताई। उनके काम के लिए उन्हें मिर्च के डिब्बों की तरह छलनी कर दिया गया, और जनता की दिलचस्पी अन्य मूर्तियों की ओर मुड़ गई। इसके बाद आधिकारिक आदेश आए। फ्रांकोइस ने बक को अपने पास बुलाया, उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके ऊपर रोया। और यह फ्रांकोइस और पेरोल्ट का अंतिम संस्कार था। अन्य लोगों की तरह वे हमेशा के लिए बक के जीवन से चले गए। एक स्कॉटिश नस्ल के कुत्ते ने उसे और उसके साथियों को संभाला और 1 दर्जन अन्य कुत्तों की टोली के साथ वह थके हुए रास्ते से वापस डाउसन की ओर चल पड़ा। अब दौड़ना आसान नहीं था, न ही रिकॉर्ड समय, बल्कि हर दिन भारी मेहनत और पीछे भारी बोझ, क्योंकि यह मेल ट्रेन थी जो दुनिया से संदेश लेकर उन लोगों तक पहुंचती थी जो ध्रुव की छाया में सोना ढूंढ रहे थे। बक को ये पसंद नहीं था, लेकिन उसने काम को बखूबी निभाया। डेव और सोल लेक्स की तरह इस पर गर्व किया और देखा कि उसके साथी, चाहे उन्हें इस पर गर्व हो या न हो, अपना उचित हिस्सा निभाते हैं। यह एक नीरस जीवन था, जो मशीन की तरह नियमित रूप से चलता था।
एक दिन दूसरे दिन जैसा ही होता था। हर सुबह एक निश्चित समय पर रसोइये निकलते, आग जलाते और नाश्ता करते। फिर जब कुछ लोग शिविर तोड़ते तो दूसरे कुत्तों को जोतते और वे अंधेरा होने से 1 घंटे पहले ही काम पर निकल पड़ते, जो भोर की चेतावनी देता था। रात में शिविर बनाया जाता। कुछ लोग मक्खियां डालते, दूसरे बिस्तरों के लिए जलाओ लकड़ी और देवदार की टहनियां काटते और कुछ और रसोइयों के लिए पानी या बर्फ लाते। इसके अलावा कुत्तों को भी खाना खिलाया जाता। उनके लिए ये दिन की एक विशेषता थी। हालांकि मछली खाने के बाद दूसरे कुत्तों के साथ, जिनकी संख्या 50 से ज्यादा थी, 1 घंटे या उससे ज्यादा समय तक इधर उधर घूमना अच्छा लगता था। उनमें बहुत से भयंकर योद्धा भी थे, लेकिन सबसे भयंकर योद्धाओं के साथ 3 लड़ाइयों ने बक को इतना शक्तिशाली बना दिया कि जब वह क्रोधित हुआ और अपने दांत दिखाने लगा तो वे उसके रास्ते से हट गए। शायद सबसे अच्छी बात ये थी कि उसे आग के पास लेटना अच्छा लगता था। पिछले पैर उसके नीचे झुके हुए, अगले पैर सामने की ओर फैले हुए, सिर ऊपर उठा हुआ और आंखें आग की लपटों को देखकर स्वप्निल ढंग से झपकती रहती थीं। कभी कभी वह जज मिलर के बड़े घर के बारे में सोचता था, जो सूरज की रोशनी से नहाया हुआ सांता क्लारा घाटी में था, और सीमेंट के स्विमिंग टैंक के बारे में, और इसाबेल, मैक्सिकन बाल रहित, और टूट्स, जापानी पग के बारे में। लेकिन अक्सर उसे लाल स्वेटर वाला आदमी, कली की मौत, स्पिट्स के साथ बड़ी लड़ाई और वह अच्छी चीजें याद आती थीं जो उसने खाई थीं या खाना पसंद करेगी। उसे घर की याद नहीं आती थी। सनलैंड बहुत धुंधला और दूर था, और ऐसी यादें उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती थीं। कहीं अधिक शक्तिशाली उसकी आनुवंशिकता की यादें थीं, जो उन चीजों को परिचित बनाती थीं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। सहज वृत्ति, जो उसके पूर्वजों की यादें थीं, जो आदतें बन गईं, जो बाद के दिनों में समाप्त हो गई थीं, और फिर भी बाद में उसके अंदर फिर से जीवित हो गईं। कभी कभी जब वह वहां बैठा होता, आग की लपटों को देखकर सपने में आंखें झपकाता, तो उसे लगता कि लपटें किसी और आग की हैं, और जब वह इस दूसरी आग के पास बैठा होता, तो उसे अपने सामने मौजूद आधे अधूरे रसोई से अलग एक और आदमी दिखाई देता। ये दूसरा आदमी पैर से छोटा और हाथ से लंबा था, जिसकी मांसपेशियां गोल और सूजी हुई होने के बजाय तनी हुई और गांठदार थीं। इस आदमी के बाल लंबे और उलझे हुए थे, और उसका सिर आंखों से नीचे की ओर झुका हुआ था। वह अजीब अजीब आवाजें निकालता था और अंधेरे से बहुत डरता हुआ लगता था, जिसमें वह लगातार झांकता रहता था। अपने हाथ में, जो घुटने और पैर के बीच में लटका हुआ था, एक भारी पत्थर के सिरे से बंधा हुआ डंडा था। वह लगभग नंगा था, उसकी पीठ के नीचे एक फटी हुई और आग से झुलसी हुई त्वचा लटक रही थी, लेकिन उसके शरीर पर बहुत सारे बाल थे। कुछ जगहों पर, छाती और कंधों के पार और बाहों और जांघों के बाहर, ये लगभग एक मोटे फर में उलझा हुआ था। वह सीधा खड़ा नहीं था, बल्कि धड़ को कूल्हों से आगे की ओर झुकाए हुए था, पैरों को घुटनों पर मुड़े हुए। उसके शरीर में एक अजीब सी लचीलापन था, जो लगभग बिल्ली जैसा था, और एक त्वरित सतर्कता थी, जैसे कि वह व्यक्ति जो देखी और अनदेखी चीजों के निरंतर डर में रहता हो। अन्य समयों में यह बालों वाला आदमी आग के पास अपने पैरों के बीच सिर रखकर सोता था। ऐसे मौकों पर उसकी कोहनी घुटनों पर होती थी, उसके हाथ उसके सिर के ऊपर बंधे होते थे, जैसे कि बालों वाली भुजाओं से बारिश की बौछार हो रही हो। और उस आग के पार, चक्करदार अंधेरे में, बक को कई चमकते हुए अंगारे दिखाई दे रहे थे, दो दो करके, हमेशा दो दो करके, जिन्हें वह बड़े शिकारी जानवरों की आंखें समझता था। और वह झाड़ियों के बीच से उनके शरीर के टकराने की आवाजें और रात में उनके द्वारा की जाने वाली आवाजें सुन सकता था। और युकोन के किनारे पर सपने देखते हुए, आलसी आंखों से आग को देखते हुए, दूसरी दुनिया की ये आवाजें और नज़ारे उसकी पीठ के साथ साथ उसके कंधों और गर्दन पर खड़े हो जाते थे, जब तक कि वह धीमी और दबी हुई आवाज में नहीं रोने लगता, या धीरे से गुर्राता नहीं, और आधा नस्ल का रसोया उस पर चिल्लाता, अरे बक, उठो। इसके बाद दूसरी दुनिया लुप्त हो जाती और वास्तविक दुनिया उसकी आंखों में आ जाती, और वह उठकर जम्हाई लेने लगता और ऐसे खींचने लगता जैसे वह सो रहा हो। यह एक कठिन यात्रा थी, उनके पीछे मेल था, और भारी काम ने उन्हें थका दिया था। जब वे डॉसन पहुंचे तो उनका वजन कम था और हालत खराब थी,
और उन्हें कम से कम 10 दिन या 1 सप्ताह का आराम मिलना चाहिए था। लेकिन 2 दिनों में वे बैरक से यूकोन बैंक से नीचे उतरे, बाहर के लिए पत्थरों से लदे हुए। कुत्ते थक गए थे, ड्राइवर बड़बड़ा रहे थे, और इससे भी बदतर ये था कि हर दिन बर्फबारी होती थी। इसका मतलब था एक नर्म रास्ता, धावकों पर अधिक घर्षण और कुत्तों के लिए भारी खींचतान। फिर भी ड्राइवर इस सब के दौरान निष्पक्ष थे और जानवरों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हर रात सबसे पहले कुत्तों की देखभाल की जाती थी। ड्राइवर के खाने से पहले वे खाना खाते थे और कोई भी व्यक्ति तब तक अपने सोने के कपड़े नहीं देखता था जब तक कि वह अपने द्वारा चलाए जा रहे कुत्तों के पैरों को न देख ले। फिर भी उनकी ताकत कम होती गई। सर्दियों की शुरुआत से ही वे 1800 मील की यात्रा कर चुके थे, पूरी थका देने वाली दूरी स्लेज को घसीटते हुए, और 1800 मील सबसे कठिन लोगों के जीवन पर असर डालेंगे। बक ने इसे सहन किया, अपने साथियों को उनके काम पर बनाए रखा और अनुशासन बनाए रखा, हालांकि वह भी बहुत थका हुआ था। बिली हर रात अपनी नींद में नियमित रूप से रोता और कराहता था, जो पहले से कहीं ज्यादा खट्टा था, और सोल लेक्स से संपर्क करना असंभव था, चाहे वह किसी भी तरफ हो। लेकिन डेव को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी। वह और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया, और जब शिविर लगाया गया तो उसने तुरंत अपना घोंसला बना लिया, जहां उसका ड्राइवर उसे खाना खिलाता था। एक बार जब वह होने से बाहर निकल गया और नीचे आ गया, तो वह सुबह होने सबके समय तक फिर से अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया। कभी कभी जब स्लेज के अचानक रुकने से या उसे स्टार्ट करने के लिए जोर लगाने से वह झटके से चिल्ला उठता, तो वह दर्द से चिल्ला उठता। ड्राइवर ने उसकी जांच की, लेकिन कुछ नहीं पाया। सभी ड्राइवर उसके मामले में दिलचस्पी लेने लगे। वे भोजन के समय और सोने से पहले अपने आखिरी पाइप पर इस बारे में बात करते थे, और एक रात उन्होंने सलाह मशवरा किया। उसे उसके घोंसले से आग के पास लाया गया और तब तक दबाया और छेड़ा गया जब तक कि वह कई बार चिल्ला नहीं उठा। अंदर कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वे कोई टूटी हुई हड्डी नहीं ढूंढ पाए, न ही उसका पता लगा पाए। जब तक कैशियर बार पहुंचा, वह इतना कमजोर हो चुका था कि वह बार बार पगडंडियों पर गिर रहा था। स्कॉच हाफ ब्रीड ने रुकने का आह्वान किया और उसे टीम से बाहर निकाल दिया। अगले कुत्ते सोल लेक्स को स्लेज से बांध दिया। उसका इरादा डेव को आराम देना था, ताकि वह स्लेज के पीछे स्वतंत्र रूप से दौड़ सके। बीमार होने के बावजूद डेव को बाहर निकाले जाने पर नाराजगी हुई। पगडंडियों को खोले जाने पर वह गुर्राने लगा, और जब उसने सोल लेक्स को उस पद पर देखा जिसे उसने इतने लंबे समय तक संभाला और सेवा की थी, तो वह टूटे हुए दिल से रोने लगा। क्योंकि पगडंडी और निशानों का गौरव उसका था, और वह मरने तक बीमार था, वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई दूसरा कुत्ता उसका काम करे। जब स्लेज शुरू हुई, तो वह पगडंडी के किनारे नर्म बर्फ में लड़खड़ाता रहा, अपने दांतों से सोल लेक्स पर हमला करता रहा, उसके खिलाफ दौड़ता रहा और उसे दूसरी तरफ नर्म बर्फ में धकेलने की कोशिश करता रहा, उसके पीछे छलांग लगाने और उसके और स्लेज के बीच में आने की कोशिश करता रहा, और इस दौरान वह कराहता रहा, चिल्लाता रहा और दुख और दर्द से रोता रहा। आधे अधूरे ने उसे चाबुक से भगाने की कोशिश की, लेकिन उसने चुभने वाले चाबुक पर ध्यान नहीं दिया, और उस आदमी में और जोर से मारने का साहस नहीं था। डेव ने स्लेज के पीछे पगडंडी पर चुपचाप दौड़ने से इनकार कर दिया, जहां चलना आसान था, लेकिन वह नर्म बर्फ में लड़खड़ाता रहा, जहां चलना सबसे कठिन था, जब तक कि वह थक नहीं गया। फिर वह गिर गया, और जहां गिरा था वहीं पड़ा रहा। स्लेज की लंबी कतार के गुजरने पर वह दुखी होकर चिल्ला रहा था। अपनी बची हुई ताकत के साथ वह ट्रेन के पीछे पीछे लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, जब तक कि ट्रेन ने एक और स्टॉप नहीं लिया। तब वह स्लेज से आगे निकलकर अपनी स्लेज तक पहुंच गया, जहां वह सोल लेक्स के साथ खड़ा था। उसका ड्राइवर पीछे वाले आदमी से पाइप के लिए लाइट लेने के लिए कुछ देर रुका। फिर वह वापस लौटा और अपने कुत्तों को शुरू किया। वे उल्लेखनीय रूप से बिना किसी परिश्रम के पगडंडी पर आगे बढ़े, बेचैनी से अपने सिर घुमाए और आश्चर्य में रुक गए। ड्राइवर भी हैरान था, स्लेज हिली नहीं थी। उसने अपने साथियों को यह नज़ारा देखने के लिए बुलाया।
डेव ने सोल लेक्स के दोनों पैरों के निशान काट दिए थे और स्लेज के ठीक सामने अपनी सही जगह पर खड़ा था। उसने अपनी आंखों से विनती की कि वह वहीं रहे। ड्राइवर हैरान था। उसके साथियों ने बताया कि कैसे एक कुत्ते को उस काम से वंचित करके उसका दिल टूट सकता है जो उसे मार देता है, और उन घटनाओं को याद किया जो वे जानते थे, जहां कुत्ते, जो काम करने के लिए बहुत बूढ़े थे या घायल थे, इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें ट्रक से काट दिया गया था। साथ ही उन्होंने इसे दया की बात माना, क्योंकि डेव को वैसे भी मरना था, इसलिए वह ट्रैक में ही मर गया, दिल से शांत और संतुष्ट। इसलिए उसे फिर से जोता गया और गर्व से उसने पुराने दिनों की तरह खींचा। हालांकि एक से अधिक बार वह अपने अंदरूनी दर्द के दंश से अनजाने में चिल्लाया। कई बार वह गिर गया और ट्रैक में घसीटा गया, और एक बार स्लेज उसके ऊपर से गुजरी जिससे वह उसके बाद अपने पिछले पैरों में से एक पर लंगड़ाने लगा। लेकिन वह तब तक डटा रहा जब तक वो शिविर में नहीं पहुंच गया, जब उसके ड्राइवर ने आग के पास उसके लिए जगह बनाई। सुबह उसे यात्रा करने के लिए बहुत कमज़ोर पाया गया। होने सबके समय उसने अपने ड्राइवर के पास रेंगने की कोशिश की। ऐंठन भरे प्रयासों से वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लड़खड़ा गया और गिर गया। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जहां उसके साथियों को हार्नेस पहनाए जा रहे थे। वह अपने अगले पैरों को आगे बढ़ाता और अपने शरीर को एक तरह की हिचकोले खाते हुए खींचता। फिर वह अपने अगले पैरों को आगे बढ़ाता और कुछ इंच आगे फिर से हिचकोले खाता। उसकी ताकत खत्म हो गई, और आखिरी बार जब उसके साथियों ने उसे देखा तो वह बर्फ में हौंफता हुआ पड़ा था और उनकी ओर तरस रहा था। लेकिन वे उसे तब तक विलाप करते हुए सुन सकते थे जब तक कि वे नदी की लकड़ी की पट्टी के पीछे से नज़रों से ओझल नहीं हो गए। यहाँ ट्रेन रुकी हुई थी। स्कॉटिश अर्ध नस्ल का व्यक्ति धीरे धीरे अपने कदम वापस उस शिविर की ओर ले गया जिसे वे छोड़कर आए थे। लोगों ने बातचीत बंद कर दी। रिवॉल्वर की गोली की आवाज आई। आदमी जल्दी से वापस आया। चाबुक चटकने लगे, घंटियां खुशी से झंझनाने लगी, स्लेज पगडंडी पर चलने लगी। लेकिन बक को पता था, और हर कुत्ते को पता था, कि नदी के पेड़ों की पट्टी के पीछे क्या हुआ था।